अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। मुल्क की सियासत से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें। एक, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के वक्त में मुफ्ती नचकज़ई साहब हों या अल्लामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर साहब और दीगर, ये लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं, पंजाब आ रहे हैं। और पैरेलल जब ये लाहौर पहुँच रहे हैं तो सुहेल खान आफरीदी और उनकी टीम जो है वो सिंध के दौरे पर जा रही है, जहाँ सिंध हुकूमत ने उन्हें खुशामदीद कहा है। साथ हम देखते हैं कि आज इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम बैठक होती है। नेशनल डायलॉग कमेटी, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल और दीगर की ज़ेर इंतज़ाम ये एक कौमी सतह का एक मुज़ाकरा होता है। इसका एलामिया भी सामने आ चुका है। यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी भी मुखातिब हुए, यहाँ सहाफ़ी भी मौजूद थे, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की नुमाइंदगी। PTI ने बॉयकॉट किया था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान भी यहाँ नहीं आई, लेकिन बैरिस्टर सैफ यहाँ मौजूद थे, शेर अफजल मरवत यहाँ मौजूद थे। इन्होंने अपनी सिफारिशात में दो चार बड़ी अहम बातें की हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हुकूमत ने जो मुज़ाकरात की बात की, अब हुकूमती सर्कल से पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम किसी गैर मुंतखब शख्स से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उससे मुराद है क्या, और ये मुज़ाकरात की कहानी में कोई दम है नहीं है, फ़रीक़ैन मिल बैठने को तैयार हैं नहीं हैं। PTI के हाथ ज़ब देखा जा रहा है। जो मैंने आते ही आपको ख़बर दी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान यहाँ लाहौर आ रही है, तो अफरीदी साहब वहाँ पर कराची जा रहे हैं। और अडयाला के बाहर कल जो सूरत हाल थी, वहाँ अलीमा खानम साहिबा, अचकज़ई साहब, वो भी PTI की तंजीम से शिकवा कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने भी आज ट्वीट्स की भरमार की, अंदरूनी जो मसाइल थे वो पब्लिकली उन्होंने सामने रखे हैं बात करने के लिए। और साथ में आपको याद दिला दूं कि आज प्रोग्राम में मैं बात का बिलखुसूस जिक्र इसलिए भी करूँगा कि पिछले चंद रोज़ से आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वसी पैमाने पर इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की जा रही है। इसके मुहर्रिकात हैं क्या, इस पर रऊफ़ क्लासा साहब से हमारी बात होगी। और हमें जनरल जाहिद महमूद साहब भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो बिगल बजाया है वेनेजुएला के हवाले से, उनके अगले प्लान बड़े ख़तरनाक और खौफनाक मालूम हो। लेकिन मुल्क की सियासत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने ज़हमत दी है, इंतहाई सीनियर सियासतदान है हमारे दोस्त सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब, और हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान जनाब महमूद मौलवी साहब ने, जो कौमी डायलॉग कमेटी है उसके करतर धर्ताओं में से एक, बल्कि बानियान में से एक। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के वक्त का। संधू साहब, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो ज़रा मैं मुश्तरका एलामिया चूँकि आ चुका है, ये जो आज इन्होंने तजावीज़ दी हैं वो सामने आ चुकी, मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा महमूद साहब कि ये आज PTI ने तो बॉयकॉट किया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, तो फिर बैरिस्टर सैफ किस हैसियत में आए और शेर अफजल मरवत किस हैसियत में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बैरिस्टर सैफ जो है मेरे ख्याल से PTI के जो है इस वक्त भी PTI में है। देखिए, वो जो है वो भी आए थे और मरवत साहब भी आए थे। मरवत साहब इस वक्त PTI के MNA हैं। देखिए, उसकी वजह कोई पॉलिटिकल हमारे जो है, हम तो कोई पार्टी तो नहीं है, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मुफाहमती राय अमल हो जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो, और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के ये चीज़ों को हल करे बनिस्बत जो है हम ये कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करें, और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है खामा में मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिकल पार्टीज बात करती है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में, वो जो है इस वक्त हमें काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और जो भी पॉलिटिकल इश्यूज है पॉलिटिकल लोग इसको हल करें। नहीं, बात ठीक है महमूद भाई आपकी, लेकिन जहां PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान नहीं आई बाकायदा, वहां क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल हुई आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के नहीं थे, बिल्कुल। तो फिर महमूद मौलवी साहब, मेरा सवाल ये बनता है कि जब हुकूमती दो अहम जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल नहीं है, PTI बजाते खुद शामिल नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान शामिल नहीं है, तो फिर इस मुज़ाकरे का हासिल वसूल क्या होगा, फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है मुफाहमत हो पॉलिटिकल पार्टीज में। और जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं भाई क्यों कर रहे हैं, देखिए ना, अगर हर आदमी ये कहे कि भाई क्यों कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप वो अपनी कोशिश करें। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे थ्रू, हम तो कहते हैं कोई भी करे, मुल्क के मफाद में हो, ये टेम्परेचर डाउन हो, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और लोग आ जाए, कोई और कर लें। हम तो कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम जो है बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अवाम के मफाद की बात कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज देखें एक दूसरे पे सिवाय इल्जाम तराशी, और फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम तराशी। आप मुझे बताएं ना, पॉलिटिकल पार्टीज जब हुकूमत में होते हैं
तो उनके वो बोलते हैं ना, मुंह नहीं थकते जी 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 जी, बिल्कुल हर दौर में मेरे साथ रहे ना जरा। हाँ, अपोजिशन में जाती हैं, हाँ, तो फिर उनको शिकायत सोचते हैं। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ है, मैं बहुत दिन मेरे साथ रहिएगा। ताहिर साहब, सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये चंद रोज़ पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, हुकूमत और पीपल्स पार्टी उसमें भी शरीक नहीं हुए। आज ये फवाद चौधरी साहब एंड कंपनी महमूद मौलवी साहब ने भी एक कौमी मुज़ाकरे का अहतमाम किया, वहाँ भी हुकूमत और पीपल्स पार्टी नहीं गई। और फिर मैंने इत्तला सुनी कि गैर मुंतखब लोगों से हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी। इससे मुराद आपकी क्या है? कौन गैर मुंतखब हैं जिनको आप कह रहे हैं कि इनसे हम बात नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपका भी और सुनो टीवी का भी, कि आपने मुझे दावत दी है, बुलाया। आपका हुक्म था, मैं आ गया हूँ। जिस तरह मौलवी साहब फरमा रहे थे, मुज़ाकरात करना कोई इसमें वो तो नहीं है बात, लेकिन असल में मसला ये है जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मसला किसके साथ है। मसला तो इलेक्टेड लोगों के साथ है ना, जो हमारा किसी दूसरे के साथ मसला है। इनके साथ तो हमारा कोई मसला ही नहीं है। तो ये भी वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं कि खामखा आप जो लफाजी है ये बंद करें। तो इस तरह से ये काम होता नहीं जिस तरह से ये कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जिनसे मसला है हमारा, लेकिन उधर से अभी आज जो कल अचक साहब ने बयान दिया है अडयाला जेल के बाहर कि ये हमारी शराइत है, ये अगर बात करेंगे इससे भी तो मानेंगे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो मीनिंग देर बैक वो शायद हम समझ रहे हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है कि हम किसी कमजोर विकेट पे हैं। बात कमजोर विकेट की नहीं है। राना सनाउल्लाह खान एक सीनियर सियासतदान, उन्होंने तमाम तरह सख्तियां और सबसे सारी अज़ियतें बर्दाश्त करने के बावजूद नेचुरली जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड होंगे तो नेचुरली राणा साहब ने भी बात की होगी, मुज़ाकरात की बात की, लेकिन इन्होंने उसका भी मुज़ाकरात को बल्कि मजाक उड़ाया। और इसके बाद जो कुछ इन्होंने किया बाहर के मुल्क में जो किया और जो कुछ वहां पे जेल में गुफ्तगू की और जिनसे ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन्होंने कल भी कहा है इनका 50% जामी साहब काम हुआ है कि ये मानते हैं वो नहीं मानते। सेंटर साहब, एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में है ताहिर साहब के अभी आपने जो बात फरमाई, क्या वाकई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं वो 5 बड़े मिल मुज़ाकरात हों? जो उस वक्त राणा साहब ने फरमाया बकौल उनके, मेरा तो आपको पता है मैं तो वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, उस लेवल पे राब्ता नहीं है। अच्छा, लेकिन जो कुछ राणा सनाउल्लाह साहब ने फरमाया इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जो हमने टीवी पे सुना और उन्होंने कहा 2-3 मुकदमों में, तो नेचुरली मतलब एक सीनियर सियासतदान है और इज वेरी नियर एंड डियर टू मियां नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब। तो उस हवाले से मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने खुद कहा कि जी सारे ऑन बोर्ड हैं, जो राणा साहब ने फरमाया। लेकिन आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके बाद डीजी आईएसपीआर की और खासतौर पे इनका इनकार करना और फिर कहना कि हम दहशतगर्दी, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारी लाशों के ऊपर से शेल अफरीदी कहता है आप आएंगे तो ऑपरेशन होगा, हालांकि टारगेटेड ऑपरेशन वो तो एक है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लोग उधर से भी मार रहे हैं उधर से भी मार रहे हैं, फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, तो हम इनको ये मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट सिंसियर विद द कम्युनिटी, दे आर नॉट सिंसियर विद द नेशन। तो वो पहली बात थी। लेकिन अब आज के बाद तो जो है दरवाजा मेरा जो अपना, अब मैं जिस नतीजे में मैं पहुंचा, जो मेरा परसेप्शन कहता है ये पार्टी की राय नहीं है कि अब ये मुज़ाकरात का दरवाजा जो ये बंद हो चुका है, अब ये मुज़ाकरात नहीं होंगे जी। अच्छा, मुज़ाकरात का दरवाजा बंद हो चुका, मुज़ाकरात नहीं होंगे। ताहिर खलील संधू साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। लीजिए महमूद भाई, ये तो पक्की ना हो गई आप लोगों को, अब क्या कीजिएगा? नहीं देखें, बिल्कुल मेरे ख्याल से उसकी वजह ये अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये कि देखें, कोई भी, हम खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी अफवाज, हमारे शोहदा के उनके अगेंस्ट कोई भी पार्टी बात करे, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। हम जो है देखें, हमारा कहना क्या है पहले भी मैंने कहा कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई शख्स हमारे अफवाज को और इस्टेब्लिशमेंट को और किसी को बुरा भला बोले या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे जो कि मुल्क के अंदर इश्तियार अंगेज हो। क्योंकि देखें, ये मुल्क को, अगर मुल्क है, हम हैं, हम देखें सियासतदान हो या कोई भी हो, ये मुल्क होगा तो ही हम सब है ना। अगर अल्लाह ना करे इस मुल्क को कुछ होता है तो फिर ये सियासत किस चीज के ऊपर करेंगे? बिल्कुल ठीक। देखिए, मुल्क से जो भी आदमी मुल्क के लिए नेगेटिव करेगा, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पाकिस्तानी नहीं खड़ा है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, सारे जितने पाकिस्तानी हैं सब अपनी फौज के साथ खड़े हैं और जो है मुल्क के अगेंस्ट कोई भी चीज सुनने को तैयार नहीं है। ये बात आपने ठीक की है, आपके एलामे में भी लिखा हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन अफवाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, आपके एलामे में भी लिखा हुआ है। अच्छा ताहिर साहब, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं। ठीक, ताहिर खलील साहब, ये फरमाएं कि अब आपने कहा कि सूरत हाल में अब पक्की ना है,
इनसे बातचीत नहीं हो सकती। तो पैरेलल हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी पीटीआई कर रही है। सीएम केपी पहले लाहौर आए, अब वो सिंध भी जाना चाह रहे हैं। 8 फरवरी को भी कोई एहतजाज का प्लान उनका है। 13 को भी अडयाला के बाहर कल रात भी बात हो रही थी कि बंदे लाना चाह रहे हैं। तो अगर एहतजाजी मूड ऑन होता है पीटीआई का, तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? जामिल साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, महमूद मौलवी साहब मेरे लिए बहुत काबिल रहा। मैं इनके साथ तो हमारी जंगी को नहीं, कोई ना फवाद चौधरी साहब के साथ ना कोई ऐसी बात। इनसे तो हमारा ये तो वही बात कर रहे हैं जो हम करते हैं, जो गवर्नमेंट करती है। ये तो चाहते हैं कि पीसफुली कोई हल निकले इन चीजों का। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि जब बात आती है तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जी ये कौन है, जी अपना फवाद चौधरी कौन है, महमूद मौलवी साहब कौन है, फलां कौन है, फलां कौन है। मतलब कल उनके साथ टोटल 7 बंदे थे। ये जो कल उन्होंने 10,000 बंदा खड़ा करना था वहां पे जेल के बाहर, और 7 बंदे लेके नारे मार रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ये क्रिकेट की टीम नहीं है कि 11 बंदे, ये 25 करोड़ का मुल्क है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मर्जी कर ले। अब ये जो कह रहे हैं ना पहिया जाम करना है, अब ये खुद जैम हो गए हैं बिल्कुल, टोटली बिल्कुल अनवेल हो गए हैं। इनके सारे ताने बाने जो है वो मिल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ और कालदम तंजीमों के साथ। तो इस लेवल पे बड़ी अच्छी बात की मौलवी साहब ने कि ये मुल्क है तो हम हैं, अगर हमारी धरती नहीं है तो फिर हमने क्या मजाक करा, क्या कुछ चीजें। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ापन दिखाया है आज फिर कि ठीक है इलेक्टेड लोग जो इनके हैं वो इनको ये जब बात करते हैं महमूद साहब या फवाद साहब, खासतौर पर फवाद चौधरी की, तो बहुत ज्यादा खराब बोलते हैं जी वो हमारे मेंबर नहीं है, वो हमारे फलां नहीं है। और मिनिस्टर साहब भी शायद इसलिए आगे का वो तर्जुमान नहीं रहे वहां पे, वो मतलब जिनकी तरफ से जिनके तर्जुमान थे शायद उन्होंने भेजा या किस तरीके से मुझे नहीं पता। जो भी मतलब मैं कह रहा हूँ मैं जरा आप दोनों की मौजूदगी में शफकत अब्बास अवान साहब का मौक़िफ़ ले लिया। किसी ने रहनुमा है, एडवोकेट भी हैं। शफकत साहब, महमूद मौलवी साहब और ताहिर खलील संधू साहब तशरीफ़ रखते हैं, बात हो रही है। और भी ताहिर खलील संधू साहब ने कहा कि अब रात को जो ऐलानात हुए आपकी क़यादत की जानिब से, उसके बाद तो हमारी तरफ से अब पक्की ना है, कोई मुज़ाकरात अब मज़ीद आगे नहीं हो सकते। महमूद मौलवी साहब की हाँ वहाँ नशिस्त हुई, पीटी वहाँ भी नहीं गई, जो नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास है, तो वहाँ शफकत साहब बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद थे। क्या वो पीटीआई में नहीं है? कौन बैरिस्टर सैफ जी? बैरिस्टर सैफ को नहीं जानते आप? अच्छा, वो जो कभी केपी हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा, अब नहीं है पीटीआई का हिस्सा? खुद कभी भी मैंने पीटीआई का हिस्सा नहीं माना। वैसे मुझे नहीं पता आजकल उनका क्या स्टेटस है, वो हर किसी को पता है जिनका हिस्सा है वो। नहीं, वो देखिए ना शफकत भाई, वो तो अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में अहम जिम्मेदारी पर फायज रहे, खान साहब से अडयाला मिलने जाया करते थे, तो कैसे यकलख्त आपने उन्हें जुदा कर दिया अपने आप से? ये कब हुआ? वो कहाँ पे मौजूद थे आज जो महमूद मौलवी साहब, फवाद चौधरी साहब और दीगर ने, नेशनल डायलॉग कमेटी ने आज एक इकट्ठ किया इस्लामाबाद में, जैसे आपकी तरह कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था केपी हाउस में, वहाँ बैरिस्टर सैफ साहब तशरीफ फरमा थे। चले आज तो फिर मोर सब तो हो गई कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई हिस्सा नहीं है, ना उनका कोई ताल्लुक है। मौलवी महमूद साहब, इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये वो लोग हैं जो बुरे वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ के गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तफज़ात हैं इन शख्सियात पर, और जो भी जाके इनके साथ बैठता है हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। तो आपका इनसे ताल्लुक आपने ख़त्म कर दिया, दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि इन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है मुज़ाकरात की कहानी आपके यहाँ भी ख़त्म हो चुकी, फिर हाल सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट है? हमने बिल्कुल मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म नहीं की, लेकिन ये किसने कहा है हुकूमत को कि हम झोली फैला के खड़े हैं कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे ही करेंगे? ये झोली क्यों नहीं फैलाई हुई हमने। ये मेरे भाई ताहिर खलील संधू साहब मेरे वैसे भी प्रोफेशन से हैं और बड़े भाई हैं, और इनको मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमने कोई झोली नहीं फैलाई हुई कि जी जरूर मुज़ाकरात करें, और अगर कोई करना चाहता है तो करें, नहीं करना चाहता तो हम स्ट्रीट मूवमेंट भी करेंगे और हम मज़ाहमत ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। संधू साहब, आपको आवाज आई है शफकत साहब की? वो कह रहे हैं हम झोली फैला के नहीं खड़े मुज़ाकरात की, तुसी नहीं करना ना करो। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी हमें भीख मांगना पड़ रही है अभी मिलने की, मुलाकात की। और सलमान अकरम राजा साहब वो बैरिस्टर गौहर साहब के दस्तखतों से सेक्रेटरी जनरल बने हैं, तो आज उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। और बाद जो बातें की हैं सलमान अकरम राजा साहब हमारे सीनियर हैं एडवोकेट, हमारे मेरे भी और शफकत भाई के भी, सर में मुराद ये है कि हमसे दोनों से वो सीनियर एडवोकेट है। लेकिन जिस लेवल पे वो बात को लेके जा रहे हैं, इस तरह से जो भी इनकी अच्छी आवाजें हैं, और ये उनके खिलाफ अगर कोई बात करता है कि मिल के बैठे बात करें तो उसके खिलाफ भी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो ये इनके आपस में चूंकि इतने ग्रुप्स हैं तो हमें तो ये नहीं पता। फिर अलीमा खान साहब ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात करेगा,
जो भी मुज़ाकरात करेगा वो पाकिस्तान का जो हमारा अपना बानी पाकत जो है पीटीआई, वो उनके साथ गद्दारी करेगा, लिहाजा हमारी तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। जेल के जब बाहर उनकी बहन दूसरी मिल गई और दोनों ने गुफ्तगू की, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं है। महमूद भाई, ये तो आपके लिए भी एक परेशानी का सामा हो गया ना। शफकत साहब ने तो कहा अगर बैरिस्टर सैफ साहब वहां तशरीफ फरमाते तो आज से हमारा उनसे रोटी पानी बंद। तो ये तो हुक्का पानी बंद कर देते फौरी तौर पे ना। लेकिन एक बात बताऊं जामी साहब, महमूद भाई रुकिएगा जरा, ताहिर भाई की बात पूरी हो जाए। जी ताहिर साहब, सिर्फ एक बात करनी है। मैं अपने भाई को कहने लगा, अवान साहब को, मेरा बड़ा अच्छा था लेकिन से कि मोहब्बत और जो मुज़ाकरात है ना, ये शर्तों पर नहीं कभी होते। ठीक, मोहब्बत और मुज़ाकरात शर्तों पर नहीं होते। जी महमूद भाई, आपके यहाँ बैरिस्टर सैफ क्या गए, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया शफकत भाई ने, आप पहचानने से ये तो मेरा ख्याल से देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि मैं आपको बताऊं ना कि जो भी सही बात या मुफाहमत की और पार्टी के इंटरेस्ट में करता है, चले हम तो छोड़ चुके हैं ना, जो पार्टी के इंटरेस्ट में करता है तो उसको ये गद्दार भी कहते हैं और उसका हुक्का पानी भी। आप ये देखें ना, एनटीयू में जो एमएनए गए थे उनके लिए जो क्या कहा गया, तो अगर इस माइंडसेट को ये लेके चलेंगे कि जो भी, तो फिर तो देखें इनका, तो मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। और जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो कहते हैं कि जी हम 5 तारीख को ये पूरे पाकिस्तान बंद करेंगे, मैंने कहा कराची के एक डिस्ट्रिक्ट को कोई बंद करके नहीं कर सका। देखिए ना, वो दौर चला गया जब एमक्यूएम भी करती थी, वो भी आज जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये गलतफहमियों से मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पार्टी में इतने ग्रुप्स बन गए हैं। आजा महमूद भाई, एक मुख्तसर सवाल, एक बड़ा मुख्तसर सवाल, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आप कोटलखपत जेल क्यों ले जाना चाहते हैं? वो जेल तो पहले भुगत चुके हैं, अब क्या मकसद है? और कोटलखपत ही क्यों, अडयाला क्यों नहीं ले जाना चाहते आप उन्हें? देखिए, ये तो उससे पूछ रहे, हम जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी, उन्होंने कहा था कि जी आप लोग जो है शाह महमूद साहब से मिलने गए तो आप और लोगों को क्यों नहीं लेके गए, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखें जी, हम परमिशन ले लेते हैं, जितने लोग हैं, अगर खाकान अब्बासी साहब वहां बैठे हुए वो मिलना चाहते, मेरे ख्याल से किसी साफी ने कहा था, तो हमने कहा कि उनको भी ले जाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब, जनाब महमूद मौलवी साहब और जनाब शफकत अब्बास साहब की जानिब से शरीक थे प्रोग्राम में। गुफ्तगू आपने इन सियासी रहनुमाओं की सुनी। ट्रंप साहब ने जो बिगल बजा दी है वेनेजुएला वाली कार्रवाई के बाद, वो सिर्फ एक सदर को वहाँ से उठा के ले जाना नहीं है, जो बाकी 5 से 6 ममालिक के लिए वार्निंग जारी कर रहे हैं, और जो आज ताज़ा उन्होंने ऐलान किया वेनेजुएला की सरजमीन के हवाले से, उनके तेल के हवाले से और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से, वो बड़ा ख़तरनाक है। तो समझने के लिए हम बात करेंगे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से कुछ देर बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि वो जो इंटरिम अथॉरिटीज़ है वेनेजुएला की, वो 30 से 50 मिलियन बैरल जो हाई क्वालिटी का सैंक्शनड ऑयल है वो अमेरिका को देंगी, और ये तेल जो है ये बेचा जाएगा मार्केट में, इसके पैसे मैं कंट्रोल करूँगा। ये उन्होंने ऐलान किया ट्रूथ सोशल के ऊपर। तो वो लोग जिनका ख्याल था कि शायद तेल और दीगर मामलात उनकी जहन में नहीं है, वो तो गलत साबित हुई सूरत हाल जो अब ट्रंप साहब ने खुद ऐलान कर दिया। इनके एक डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मैं 1-2 दिनों से उनका जिक्र कर रहा हूँ, CNN के यहाँ स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा, उनका नाम है स्टीफन मिलर, उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेंथ, फोर्स और पावर, ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर और ये है हमारी नई अप्रोच, और टर्म्स एंड कंडीशन अब हम तय करेंगे। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर पहले, आज ही के दिन, जो अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब रूसी एक जहाज़ था तेल बरदार, जो बेला 1 उसे कहा जाता है, वो कब्ज़े में ले लिया है। वो यानी यूरोप जा रहा था वेनेजुएला से तेल लेके, और यहीं से ये रास्ता इख्तियार करती है रूसी जहाज़, क्योंकि रूस खासा ट्रेड करता है तेल के मामले में। रूसी परचम लगा हुआ था। जो रूसी खारजा अमूर की मिनिस्ट्री है उसने भी इसकी तस्दीक की है कि रशियन फ्लैग लगा हुआ था और वो बैनुल-अक़वामी पानियों में था, और उसको इस तरह से रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस ने भी अब इत्तला है कि एक आबदोज और जहाज़ रवाना कर दिया है इसी इलाके की जानिब। तो वेनेजुएला की सूरत हाल के बाद और ट्रंप साहब के ताज़ा ऐलानात के बाद इस पूरी जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या मंजरनामा तश्कील देगा, बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है सीनियर दिफाई तजिया निगार जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, ये कोई ऑर्डनरी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ऑर्डनरी हैपनिंग्स नहीं हैं जिनको मैंने अभी खुलासतन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया।
क्या अमेरिका रूस से टकराने के करीब हैं, ये जो वाक़या मैंने बयान किया है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Jami sir, for having me. I think I don't think so कि डायरेक्ट ये जाएंगे कन्फ्रंटेशन के अंदर. यस, अमेरिका जो है वो रूस को उसने जो वॉर है उसकी मर्जी के मुताबिक जब वो ख़त्म नहीं कर रहा तो क्वर्जन भी करता है और आर्म ट्विस्टिंग भी करता है टू इम्प्लीमेंट अपनी जो पॉलिसी है. फिर जियो इकोनॉमिक्स में बड़ा क्लियरली मैसेज कर दिया है यूनाइटेड स्टेट ने कि जो अमेरिकाज हैं जितने भी साउथ एंड नॉर्थ बोथ, वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, इवन को अपने पार्टनर्स यूरोपियन अलाइज किसी को अलाउ नहीं करेगा जी. ये ट्रम्प साहब की पॉलिसी. और ये जो भी आप बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ, फोर्स एंड पावर, जामी साहब, इट हैज ऑलवेज बीन पावर व्हिच हैज बीन स्पीकिंग. पास्ट के अंदर भी किधर बैलेंस था, मुझे बताइए ना. 5 जो बड़ी ताकतें हैं जो वीटो की पावर लेके बैठी हैं, कौन सी चीजें, कौन से जंगें उन्होंने रोकी हैं अपनी पावर को इस्तेमाल करके. हाँ, अपने लिए उन्होंने जंगें या इकोनॉमिक वॉर्स या क्वर्जन की वॉर्स वो जरूर शुरू की है, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका ने अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए अब मिलिटराइजेशन ऑफ रीजन हो रही है, ऑल द रीजन्स हो रही है. लेकिन नेटो की देखिए 2% से 5%, कनाडा जैसा मुल्क $160 बिलियन, बस तमाम मुल्कों पे स्ट्रेस आ गया. अच्छा, फिर उनको अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के भी चक्कर पड़ गए. हर कोई कहता है कि मैं ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर, तो असला, वेपन्स कहां से खरीदेंगे. ऑफ कोर्स इट इज द मिलिट्री कॉम्प्लेक्स व्हिच इज वर्किंग. तो हमेशा पावर हैज स्पोकन, कभी भी जस्ट वर्ल्ड नहीं रहा. फर्क सिर्फ यह है कि अभी जरा यूनिलैटरलिज्म में जो मिलिट्री की एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है. कंटेस्टेशन जारी रहेगी रशिया के साथ, बट आई एम नॉट फोर्सिंग एनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. वन ऑड इंसिडेंट्स होते रहेंगे, वो भी अपनी पोजीशन लेते रहेंगे, अमेरिका भी अपनी पोजीशन लेता रहेगा. एज ऑफ नाउ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के साथ अमेरिका सिर्फ वहीं पे जाएगा जहां पे वो उसको बिल्कुल हालात मुवाफिक मिलेंगे. कंट्रीज लाइक वेनेजुएला जिधर ना एयर डिफेंस होगी. ईरान का भी आपने देखा, दो इट वाज सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर मी कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में गया, लेकिन उस वक्त गया जब उसकी एयर डिफेंस को या उसकी एयर पे बिल्कुल मुकम्मल अबूर इसको जब कंट्रोल हासिल हो गया. तो तब रशियन कॉन्टेक्स्ट में जरा डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्वर्जन जरूर जारी रखेगा. मैसेज उन कंट्रीज को कर रहा है जो रशिया को ऑयल की सप्लाईज कर रहे हैं या रशियन इंटरेस्ट को डिफरेंट रीजन्स में जगह दे रहे हैं. जन साहब, ये जो आपने बड़े अहम बात की, स्ट्रेंथ, फोर्स, पावर, तो इसके अब वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, क्यूबा, गयाना, ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने तो कह दिया अगर ग्रीनलैंड वाला मामला हुआ तो नेटो खत्म हो जाएगी. नेटो खत्म हो सकती है? नेटो क्या है जामी साहब, मेरी नजर में नेटो इज ऑल अमेरिका. कौन सी कंट्री है ऐसी जो इंडिपेंडेंटली कोई अपने आप को या इम्प्लीमेंट कर सके. वो एक के ऊपर अटैक, सबके ऊपर अटैक का मकसद ही यही था कि सारे अपने एक लिमिटेड हद तक अपनी पावर को जारी रख सके. इट्स बीन स्ट्रेस जरूर है यूरोप के अंदर. अमेरिकन पॉलिसी से वेस्ट खुश नहीं था, जो खासतौर पर रशियन कॉन्टेक्स्ट में हुई जब ये पीस की बात हो रही थी, वॉर एंडिंग की बात हो रही थी, क्योंकि वेस्ट भी चाहता है कि यूक्रेन ही जंग लड़े. देखिए, कोई भी मुल्क अपने रीजन में एक अगर जंग लड़ी होती है, जिधर हाथी आया होता है जिस मुल्क के अंदर, वो उसको उधर ही रखना चाहते हैं. ये रशिया को यूक्रेन के अंदर ही रखना चाहते हैं. अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पीसफुल हो जाए तो मे बी कोई ऐसा फार्मूला. अच्छा, जब निगोसिएशन होती है तो उसमें यूनाइटेड वॉर जिन मुल्कों की मर्जी हो रही हो, यूक्रेन रशिया की हो रही है, लेकिन जो पीस नेगोसिएशन उसमें अमेरिका अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस डील के अंदर जरूर रखना चाहता है. आपने देख लिया होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं स्पेल आउट हो रहे होते हैं. तो ऑफ कोर्स ये जो फोर्स का यूज है वो अमेरिका जो है वो अपने मिलिट्री, इन स्पाइट ऑफ दिस कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जिस तरह से कि मैं जंगें रुकवाने के लिए आया हूँ, वो जंग तो रुकवाने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए अपना जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री एज अ पॉलिसी है, उस टूल को बार बार शोकेस जरूर कर रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूं. जनरल साहब, ये इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो जाए, आप चूंकि आप रिटायर्ड हैं बाकायदा और मुद्दत भी पूरी, तो जारी बात है आपकी सियासी मामलात में आना जाना, उस पर कोई कदगन नहीं आए इनके मुताबिक. तो मैंने देखा आज आप जो कौमी डायलॉग कमेटी, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी एंड कंपनी ने वहाँ डायलॉग किया, आप भी वहाँ तशरीफ़ ले गए, वहाँ सहाफ़ी भी मौजूद थे, कई सियासी जमातों के लोग भी मौजूद थे. तो क्या बात समझा के आए हैं उन्हें, क्या नुस्खा दे के आए हैं कौमी डायलॉग कमेटी को, ये तो बताएं ना पब्लिकली ज़रा. जानी साहब, मैं वहाँ पे
नॉट कोई ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं, बट एज अ जब लोग गए हुए थे, कुछ ऑब्जर्वर्स थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, मीडिया के लोग थे, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से गए हुए थे, तो मेरा एक तो पर्पस था टू अंडरस्टैंड कि बाहर से कैसी चीजें व्यू की जा रही है, और फिर जो वॉर को जो नुकसान हो रहा है जी हमारी पॉलिटिक्स की वजह से, खास तौर पे मिलिट्री, बिकॉज आई एम अ डिफेंस एनालिस्ट, तो मैं समझता हूँ कि हमारी वॉर को हमारी पुअर पॉलिटिक्स एंड वीक पॉलिटिक्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने तो बात की जी पॉलिटिकल ओनरशिप की, ओनरशिप ऑफ द वॉर एंड सिक्योरिटी सिचुएशन, बिकॉज ये जो थ्रेट है इंडिया और अफगानिस्तान के अभी कॉम्बिनेशन के साथ, दिस इज अ रियल थ्रेट। और हम अगर अपने ही जो ट्रिनिटी ऑफ वॉर है, विच इज अवाम, विच इज गवर्नमेंट एंड विच इज द मिलिट्री, अगर इस ट्रिनिटी को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो हम वॉर नहीं बंद कर सकेंगे, और फिर बड़ी एम्बैरसमेंट हो जाएगी कि एक इतना बड़ा मुल्क, 25 करोड़ आवाम का मुल्क, जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना लिया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। हमने रशियंस को यहाँ अपने बैकयार्ड में फेस किया, 20 साल की एप्लीकेशन रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, हम कहीं ना कहीं मैनेज करते रहे। इंडिया के साथ भी आपने पैरिटी देखी शुरू में, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के बाद आप सुपीरियरिटी देख रहे हैं अपनी फोर्सेस की, इंडिया को आपने बिल्कुल ठीक है। बड़ी अहम बात आपने की कि ये इस बात को समझना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, क्रॉस द बोर्ड, ना किसी एक को बल्कि तमाम को। बड़ी अहम बात है जनरल साहब ने वहाँ गुफ्तगू में की है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। यहाँ मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक के बाद एक इंतहाई अहम मौजू जिसका ताल्लुक मुझसे, आपसे, मेरे और आपके सांस लेने से है, मेरे और आपकी आने वाली आइंदा नस्लों से है, मेरे और आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी मामलात पर तो रोज़ाना गुफ्तगू होती है, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि गैर सियासी एक मामला जो मुझसे, आपसे, आप सबकी नस्लों से जुड़ा हुआ है, उसको प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लेके आएँ। किसी शायर ने कहा था कि अजब दर्द का रिश्ता था, सबके सब रोए, शजर गिरा तो परिंदे तमाम शब रोए। ये शजर गिर नहीं रहे, काटे जा रहे हैं, और कहीं और नहीं, इस्लामाबाद में काटे जा रहे हैं। हालिया महीनों में कुछ रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि शकरपड़िया नेशनल पार्क हो, I-7, I-8 पार्क हो, चक शहजाद के इलाके हों, F-11, H-8 और H-9, यहाँ बड़े पैमानों पर दरख्तों की कटाई देखी गई है। इसी तरह से ईरान एवेन्यू, फैज़ाबाद इंटरचेंज, जना एवेन्यू, बाराकहू फ्लाईओवर, रवात और दीगर इलाके इस्लामाबाद के, और वो सहाफ़ी उसे रिपोर्ट करके अलम बुलंद करें कि ये क्या कर रहे हैं आप माहौल के साथ, फितरत के साथ, दरख्तों के साथ, जो हुस्न थे इस्लामाबाद का। अब सरकारी इलामिया ये कह रहा है कि इस्लामाबाद से 29,000 से ज़ायद जो पेपर मलबरी के दरख्त हैं वो हटाए गए। ये वही दरख्त है जंगली शहतूत जिसे खुद 1970 में यहाँ लगाया गया, और बाद में पता चला कि जी ये पोलन एलर्जी का बायस बनता है। तो क्या ये दरख्त पोलन एलर्जी की वजह से काटे जा रहे हैं, रास्ते कुशादा करने के लिए काटे जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए काटे जा रहे हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से काटे जा रहे हैं, कि जो इंसानी हुकूक़ के लंबरदार क्या, सियासतदान क्या, तज़िया निगार क्या, सहाफ़ी भी एहतजाज की सदा बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए आज मैंने ज़हमत दी है मुमताज़ कॉलम नवीस, सीनियर तज़िया निगार, मेरे बड़े पसंदीदा सहाफ़ी जनाब रऊफ़ क्लासा साहब को। मेरी क्लासा साहब नशिस्त में है तो सियासत में बात ना करूं, लेकिन अगर मैं कर जाऊं तो मैं माजरत चाहता हूं आपसे। क्लासा साहब, ये इस्लामाबाद में हो क्या रहा है दरख्तों के साथ, और किस किस्म की ये कटाई हो रही है, कहां कहां हो रही है, वजूहात क्या सरकार बयान करती है? जी बहुत शुक्रिया आपका जामी साहब। एक तो मैं ज़ाती तौर पर इसलिए भी मशकूर हूँ कि आपने लाहौर में अपने प्राइम टाइम के शो में बैठकर इस्लामाबाद के इशू को आपने इम्पोर्टेंस दी है। ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बात करने की ज़रूरत महसूस होती होगी, और ऑफ कोर्स जो हमारा व्यूअर है वो इस तरह के शोज का आदी भी नहीं है। तलीम पे बात करो, सेहत पे बात करो, एनवायरनमेंट पे बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करो, वो चैनल ही बदल जाते हैं। वो उनको चस्का चाहिए, उनको थोड़ा सी मारपीट चाहिए, अपने लीडर्स की बातें चाहिए, वो उनके बारे में सुनना चाहते हैं। लिहाजा उस वक्त जब आप जैसे दोस्त जो हैं ये टॉपिक लेकर आते हैं, रिस्क लेते हुए कि वो आपकी रेटिंग या आपकी व्यूअरशिप जो है वो ये कम हो सकती है, ये बहुत बड़ी, अगेन मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी और आपके चैनल मैनेजमेंट के लिए भी है कि वो इस इशू को, जो असल जो रियल इश्यूज हैं उन पे बात करने की वो किया है, उन्होंने एफर्ट किया है या उन्होंने एनकरेज किया आपको, और आपने मुझे मौका दिया इस पे। दो चार चीजें सर, अभी ये बात हो रही थी मलबरी की, आजकल ये फैशन बन गया है कि जिस पे भी कुल्हाड़ा, वो कहते हैं ना, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड हैंग हिम। यस, आजकल यही काम सीडी ने पकड़ा हुआ। आजकल क्या पकड़ा हुआ, बड़े अरसे से पकड़ा हुआ। मैं भी आपको बताता हूँ मैं कि जिस भी इन्होंने जगह पे बर्बादी तबाही इन्होंने कुल्हाड़ा फेरना हो,
और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करनी हो, वहां पे किसी ठेकेदार को इन्होंने कोई ठेके देने हो, वहां पे कोई इन्होंने अपने से डेवलपमेंट वर्क करना, तो कहते हैं जी मलबरी का ट्री है, और अच्छा। जाएं और फिर बिल्डोजर लेके जाते हैं, कुल्हाड़े पकड़े हुए, ऐसा रातों रात उड़ा देते हैं ताकि अगला दिन ही ना देखें कि ये ना हो कोई शोर मच जाए, कोई रोला पड़ जाए, कोई वीडियो बना ले, कोई रात को कार्रवाई की जाती हैं इस तरह की। और मुझे याद है मैं यहाँ पे 98 में आया था, डॉन इस्लामाबाद में मुल्तान से आया था जामी भाई। तो उस वक्त जो मैंने पहली स्टोरी अपने कोई डॉन के सिटी पेजेस के लिए की थी, यू विल सरप्राइज, वो यही थी कि मलबरी के ट्रीज जो है ना काटे जा रहे हैं जी, इनसे वो होती एलर्जी होती है। ये आपको 1998 की बात बता रहा हूँ। तो आज 28 साल बाद भी वो कहते हैं जी मलबरी के दरख्त जो है ना काटे जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 मजे की बात बताओ, मैं आज आमिर मतीन साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा मुझे 40 साल हो गए इस्लामाबाद में आया है, जो मैंने आगे पहली स्टोरी की थी वो यही थी, मलबरी के दरख्त काटे जा रहे हैं जनाब। अल्लाह अकबर। 40 साल से ये मलबरी के दरख्त काट रहे हैं, और कोई ऐसे डीठ दरख्त हैं, कोई ऐसी कोई मतलब नस्ल है दरख्तों की जो खत्म होने में नहीं आ रही। तो सबसे ज्यादा ये झूठ जो बोल रहे हैं, और हर दफा पता क्या कहते हैं, जब कुल्हाड़े चला रहे थे, बिल्डोजर चला लेते हैं, पूरी इस खूबसूरती तबाह करने के बाद कि अब हम ये नए दरख्त लगाएंगे। अभी मैं सुन रहा था उनको सीडीए के स्पोक्स पर्सन को, वो कह रहे हैं जनाब कि हमने इतने हजार काटे हैं, मजीद दरख्त हम आज से कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आप भी देहात के आदमी, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा ये मतलब दौर है, मुल्क है या मौसम है कि कभी कोई आपने दिसंबर जनवरी में भी सुना है कोई दरख्त लगाए जाते हैं? नहीं, हमेशा लगते हैं तो आगे बाहर आने वाली है, चलो मार्च अप्रैल में कोई बात होती है हमें समझ में आती है, और हर दफा कहा जाता है हम दरख्त लगाए जाते। मुझे ये बताएं 27-28 साल तो मुझे हो गए, किधर है वो दरख्त जो आपने मलबरी आपने ट्रीज की जगह आपने लगाए थे? अच्छा, आपने दरख्त काट दिया, मान लिया मलबरी होगी, तो उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू हो गया, उस पर वहां पे बुनियादी कैसे पड़ेंगे, वहां पे कोई डेवलपमेंट वर्क कैसे शुरू हो गया है? इट मीन्स कि आपके जहन में पहले से ही आपने रखा हुआ है। अच्छा, एक ना सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने एक वो रखी हुई है जजमेंट की, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी सी, वैसे तो बड़ी इन्होंने जजमेंट्स मानी है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले माने, बाकी नहीं याद इनको। ये वाला फैसला बड़ा याद है पूरी ब्यूरोक्रेसी को भी, रूलिंग एलीट को भी, कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 600 और भी ऑर्डर्स किए थे, माने थे आपने? नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माहिरीन की कमेटी थी, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि ये जंगली शहतूत एलर्जी का सबब बनता है, तो माहौल दोस्त दरख्त लगाएं। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले की तौसीक की थी, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। ये अलमिया तो आप बयान कर ही रहे हैं क्लासा साहब, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये इसके एक तो दरख्त कटने के फ़ौरन बाद आप कह रहे हैं कि रास्ते या बुनियादें पड़ जाती हैं, ये भी एक मुआवजा है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि मुझे और आपको बहुत कम इल्मी हो और माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक दरख्त कट रहे हों, और माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक पाम ट्री लग रहे हों या दीगर अच्छे नए दरख्त लग रहे हों, जो कि हमारे फ्लोरा और फाना से मुताबिकत हरगिज़ नहीं रखते। इसीलिए परिंदे भी उड़ जाते हैं, इसीलिए फ्लोरा फाना का बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए हमें माहौलियाती आलूदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो हो सकता है मेरी और आपकी अकल बहुत महदूद हो। यार आपकी बात वो ठीक है, आप भी तो इस्लामाबाद आते हैं, रेगुलर आते जाते रहते हैं। इस्लामाबाद में आपको क्या फील होता है? 28 साल का मैं बता रहा हूँ कि अगर 28 साल में ये लगा रहे होते दरख्त, आज कितने बड़े बड़े दरख्त लग चुके होते, लोकल ट्रीज हैं जो यहाँ पे मतलब महकमा या लोकल मौसमियात के मुताबिक लग सकते थे। ये पोटवार आपका एक ठंडा इलाका है, यहाँ खजी लगी हुई है, खजूरें लगी हुई हैं। आप मुझे बताएं खजूरों का क्या काम है? इस्लामाबाद भर दिया इन्होंने खजूरों से, और हर वजीर दाखिला जो भी आता है, जिसको भी थोड़ा सा कोई जरूरत पड़ती है, सीटीए वाले क्या कहते हैं, सर यहाँ खजूर लगवा देते हैं। मुझे पहली दफा याद है 2002 में फैसल साले हयात साहब जब वजीर दाखिला लगे थे, पहली दफा इस्लामाबाद को भर दिया था उन्होंने, यहाँ को ये खजूर के दरख्त जिसको पाम वगैरह जो भी कहते हैं। तो मैं हैरान हुआ था, मैं इनका क्या काम है? और साल 6 महीने बाद सूख गया तो उतार के उन्होंने फेंक दिया था। दूसरा वजीर दाखिला के उसने कहा फिर लगाओ। सो यहाँ खजूरों के दरख्तों का या पाम के क्या मुझे यहाँ तल्लुक आपको कुछ समझ आता है यहाँ पे इस्लामाबाद में? नंबर 2 ये है कि आप ये छोटा सा शहर है जामी साहब, 24 किलोमीटर का टोटल है इस्लामाबाद आपका, ये 24 किलोमीटर रेडियस का। इसमें इस वक्त सर 1998 में जो आबादी थी 8 लाख थी, आज आपकी 25 लाख हो चुकी है। सब शहर वही है, जहन में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 17 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां इस्लामाबाद की ये सड़कों पे हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटा सा शहर है। यहाँ सैकड़ों आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं, और इस्लामाबाद का जहन में रखें, ये ना तिजारती शहर है, ना ये आपका कोई मतलब शहर का पोर्ट शहर है, ना इंडस्ट्रियल शहर है। ये छोटा सा शहर था, एक कैपिटल था। आपने हजारों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, आपने दरख्त काट दिया, आपने एग्रीकल्चर लैंड पहले ही कम थी पोटवार में, आपने वहां पे बुलडोजर चला दिया। अब तो पहाड़ों को इन्होंने, आप है ना मार्कल जो ईरान आपने एवेन्यू की अभी बात कर रहे थे, वहां पे देखें ओवरनाइट वहां पे सैकड़ों की तादाद में घर बन गए हैं। इन्होंने पूरी पहाड़ियां काट के रख दी हैं। आपको पता है बुनेर में क्या हुआ था जो अभी पिछले साल बारिशें हुई, वहां पत्थरों की बारिशें हुई थी। रीजन क्या थी कि उन्होंने दरख्त काटे,
आपके जो पहाड़ थे उनके उनके जो लिंक्स थे विद जी, जंगलात की कटाई की वजह से, पत्थरों के साथ, दरख्तों के साथ वीक हुए, पूरी की पूरी बारिश आई, वहां पे आप क्लाउड बस्ट हुआ, सारा पूरा पहाड़ जो है वो आपको एक मतलब उसकी पत्थरों की बारिश हुआ, बेचारे सैकड़ों लोग बुनेर में मारे गए। और वही जो वहां पे सारे के सारे दरख्त काटे जा रहे थे। इस्लामाबाद में साहब आप फैजाबाद से एंटर होते थे इस्लामाबाद की तरफ, आपको ठंडी हवा आती थी। अब आके देखे इस्लामाबाद का टेम्परेचर बढ़ गया, 4 महीने हो गए बारिश नहीं हुई सर। ये इस्लामाबाद में कभी हो सकता है? कल परसों छोटी सी बारिश हुई है, मुमकिन नहीं था कि 3 दिन गर्मी पड़े और चौथे दिन यहाँ पे आपकी बारिश ना हो। इस्लामाबाद में ठंडक थी, यहाँ पे एक साफ सुथरा शहर था, पोल्यूशन लेवल बढ़ना शुरू हो गए हैं। और स्पेशली मैं कहूंगा जो मौजूदा ये चेयरमैन साहब आ गए, वजीर दाखिला हैं, इनके दौर में तो इन्होंने पिछले 1-2 सालों में उलट पलट करके रख दी। पिछले 1 साल में इन्होंने 5 से 6 अंडरपासेज और ओवरफ्लाई बना दिए। छोटे से शहर में एक कोने में आपने ओवरफ्लाई बनाना शुरू कर दिया, इनके आपने खुदाई करना शुरू कर दिया। उस दिन वहां पे एनवायरमेंट की ये मीटिंग थी, उसमें शहरी रहमान साहबा भी थी और उनकी वो आए हुए थे, उनके सेक्रेटरी आई हुई थी वहां पे अगेन इसकी एनवायरमेंट की। उन्होंने कहा जी खुदा के लिए सीडीए वालों को रोकें कि इनकी खुदाई की वजह से पूरे शहर में पोल्यूशन शुरू हो गया, यहाँ पे आपके स्मॉग आना शुरू हो गया। हालत ये है, इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस के नाकिस किस्म के फ्लाईओवर बना दिए। 2-3 दफा इन्होंने आके कंट्रैक्ट, किसी वक्त आप तशरीफ लाइएगा F9 वाले पे आपको चढ़ा के देखूंगा कि आप हंसेंगे कि इसको फ्लाईओवर कहते हैं। 40 दिन में रिकॉर्ड कि 40 दिन में हमने जनाब ये अंडरपास बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया। 40 दिन में 4 मरले का घर नहीं बनता सर। क्लासा साहब बस साबित जरूरी तौर पर बने। क्लासा साहब साबित ही हो रहा है कि आपको ना तरक्याती मनसूबे हरगिज पसंद नहीं। आप चाहते हैं कि पुराने दौर में रहे इस्लामाबाद। देखे ना, ये भी तो एक एतराज़ है आपके ऊपर। दूसरा ये कि ये मैंने देखा कि सुना कि हर दरख्त जो हम काट रहे हैं उसके बदले 3 नए मुकामी दरख्त लगेंगे। ये पाम ट्री मुकामी दरख्त है और 3 दरख्त अगर लग रहे हैं एक दरख्त काटने के बदले, अगर एक दरख्त काटने के बदले 3 दरख्त लग रहे हैं तो इस्लामाबाद को तो एक फॉरेस्ट की लुक देनी चाहिए। उसकी बरक्स ये एक गंजा शहर बनता जा रहा है। वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। एक तो ये जो वही जो बात आपने की, इतराज लगी तरक्की के दुश्मन। तरक्की मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद जो है इस वक्त, उस दिन यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस की एक कमेटी का इजलास था, सेनेटर शहरी रहमान साहबा जो है वो चेयरपर्सन थी। इन्होंने 2 साल पहले कहा था, ये पैसों की बात कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा, प्रायोरिटीज जरा देखिएगा चेयरमैन सीडीए की और वजीर दाखिला साहब की जो ये चला रहे हैं सारा। उन्होंने कहा था कि सीडीए जो है यहाँ पे 9 टन के करीब वहां पे आपका कूड़ा क्रिकेट जो है रावल डैम में गिर रहा है, नंबर 1। और ये करीबी आबादियां जितनी भी हैं जो बन गई है वहां पे, उनका गटर का पानी, सीवरेज का पानी भी उसमें शामिल हो रहा है रावल डैम में, जो आपके पिंडी इस्लामाबाद के लाखों शहरों को सप्लाई हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा आप इसका कोई तरीका ढूंढे, कोई प्रोजेक्ट बनाए, इसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। 2 साल बाद पता क्या बताया उन्होंने कमेटी मीटिंग में आके? कहते हमारे पास पैसे नहीं है। जहां पे आपको गटर का पानी आ रहा है, जहां पे आपको सीवरेज का पानी आ रहा है, जहां पे आपको पूरा क्रिकेट मिला, पूरा रावल डैम तबाह हो गया, जहां से लोगों को बीमारियां फैल रही, जरकान हो रहे, दीगर बीमारी, वो कहते पैसे नहीं है। और ये जहन में रखें, इनके लिए अंडरपास के पैसेज हैं, इनके लिए फ्लाईओवर के पैसेज हैं, इनके लिए यहाँ पे दरख्त काटने हैं उसके लिए पैसेज हैं, इनके लिए जो काम करने हैं वहां पे इनके लिए सारे पैसे हैं। लेकिन रावल डैम को अगर आपने क्लीन वाटर देना उसके पैसे नहीं है। वजह क्या है कि उस पर बहुत बड़ा मंसूबा नहीं लगता, ज्यादा पैसे नहीं लगते। ये 4-5 बिलियन रुपए से कम वाले ये प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लाते। और ध्यान में रखें, जुलाई में इसी चेयरमैन सीडीए और ये इंटीरियर मिनिस्टर के दौर में यहाँ पे इन्होंने 17 बिलियन रुपीस के प्लाट बेचे सर, और वो सारे का सारा पैसा खर्च हो गया जी। ये फ्लाईओवर बन गए ना। अब इन्होंने 24 अरब रुपए के मजीद बेचे हैं। इतना बजट तो आपके बलूचिस्तान का नहीं है, इन्होंने इस्लामाबाद का बनाया हुआ है। यहाँ पे 17-18 हजार आपके सीडीए मुलाजमीन है, सारा दिन ये प्लाट बेचते हैं, प्लाट खेलते हैं, वहीं से तनख्वाहें आ रही हैं। आप शहर को आगे देखें, इतना गंदा हो चुका है, इसकी मार्केट्स देख लें। उस दिन मैंने वीडियो बना के, बस क्लासरा साहब क्या करें ना, अब हमें क्या पता हो प्लाट क्या होते हैं सर, ना प्लाट है कि ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्लाट ने। बहरहाल मैं आपसे अगले हफ्ते अब सियासी मौजू पे भी ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि इस पे फीडबैक आ रहा है कि आपने सिलेक्टिव मौजू पे क्लासा साहब से बात की है, तो हम आपसे सियासी मौजू पे बात करेंगे। आपने वक्त दिया जी, बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासा साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह।